हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हमारे पास एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का थर्ड पेपर आ चुका है और इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि पेपर का लेवल किस टाइप का था। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें विज्ञान के तीनों पार्ट रहते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद में साइंस, टेक, पर्यावरण और इकोनॉमी। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन रहता है और ये साइंस वाले स्टूडेंट और मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए वरदान माना जाता है और एमपीपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण पेपर ये होता है। यानी कि इसमें आपने अच्छे स्कोर कर लिए तो बाकी किसी पेपर में अगर थोड़े से कम भी आए तो भी आप कट ऑफ यहाँ पर क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पेपर होता है दोस्तों। तो ये 300 मार्क्स का होता है और पार्ट ए 150 का, पार्ट बी 150 का, 3 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जो सेक्शन ए है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। 15 आपको यहाँ पर 3 मार्क के करने होते हैं, 15 से 20 शब्दों में उनका आंसर देना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। तो ये यहाँ पर आपको अंतर बताना था। अब यहाँ पर आप जिप्सम का देखोगे कि जिप्सम क्या है, एक खनिज है। ये कैल्शियम सल्फेट का यहाँ पर बना होता है और इसे 373 के पर अगर गर्म किया जाता है तो ये क्या बनता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और साथ में अगर आप इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं, जैसे जिप्सम का रासायनिक सूत्र और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो आपको यहाँ पर 3 में से 3 मार्क्स मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये मैथ से संबंधित है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली अपने सिर पर 30 किलोग्राम वजन रखकर चल रहा है। कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है। ठीक है, तो ये भी मैथ से संबंधित है, मैथ्स वाले स्टूडेंट ने इसे अच्छे से कर दिया होगा। अब दोस्तों यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है। तो ये क्यों तैरती है, पहले तो हमें ये एक लाइन में ये बताना था कि जलकुंभी क्या होता है। तो गर्म देशों में पाए जाने वाली क्या है, एक ये जलीय खरपतवार है और ये प्रजनन हेतु जल की सतह पर तैरती है। तो ये आप यहाँ लिख सकते थे और इसके जैसे कि इससे दुष्प्रभाव जैसे कि मछलियाँ मर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच से संबंधित है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। यहाँ ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये प्रायिकता से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये जो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन जो आए हैं तो ये मुझे थोड़े से यहाँ पर सिंपल लगे, यानी कि ये सभी से अधिकतर से बन गए होंगे जिन्होंने थोड़ा सा भी यहाँ पर मैथ पढ़ा है। देखिए जैसे कि एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये है और एक दुकानदार उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य इसे ज्ञात करना था। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना था। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर किसी वस्तु को यहाँ पर बेचा जाता है। तो आप इसे किस प्रकार से निकाल सकते थे, देखिए जैसे कि 540 है तो 540 का आप यदि 20% निकालते, ठीक है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा जमा के लिखना था। तो 540 का 20% निकालोगे तो ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तो ये 2 का 54 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 108 आ जाएगा। ठीक है, अब 108 आ गया। अब ये 108 क्या है, ये तो लाभ आया, यानी कि जो 20% लाभ हमने कमाया वो आया है यहाँ पर 108। तो अब ये 540 में से आप ये 108 को यहाँ पर घटाते तो आपका आ जाता विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य नहीं, सॉरी दोस्तों, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 432 रुपये। तो 432 रुपये, यानी कि उसने क्या करा है, 432 रुपये में ये खिलौना कार खरीदी है और 540 में बेच दी है, तो उसे 20% का लाभ यहाँ पर हो गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 6 वाला जो क्वेश्चन है 1.6 वाला, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे कि समतल के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 वर्ग क्षेत्रफल, इस प्रकार से आप बोल सकते हो 480 है। तो 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और एक समांतर भुजा यहाँ पर 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सिंपल सा आपको यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना था, क्योंकि यहाँ पर एक भुजा दे दी है, आपको दूरी भी दे दी है और यहाँ पर क्षेत्रफल भी दिया है। सिंपल सा आप फार्मूला लगाते क्या, यानी कि दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो दोनों भुजाओं का योग यानी प्लस में, उसके बाद में इनटू में आ जाता है यहाँ पर दूरी, और दूरी के बटे में क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर 2, और इसके बराबर में आ जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम रखते हैं यहाँ पर मान। देखिए जैसे कि एक भुजा का मान यहाँ पर हमें दे दिया गया है, तो एक भुजा को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। प्लस में एक भुजा क्या दी है दोस्तों, हमें दी है 20। अब 20 के इंटू में दूरी कितनी दी है दोस्तों, 15 दी है, उसके बटे में यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर हमें क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। क्षेत्रफल दोस्तों हमें कितना दिया है, 480। ठीक है, तो 480 यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिखने का प्रयास करूँगा। अब आप देखोगे तो ये 2 को हम यहाँ पर 480 के पास में ले जाएंगे। ठीक है, 480 के पास में यहाँ पर 2 ले जाएंगे और जो 15 है इसके बटे में ले आएंगे। आप इसे यहाँ पर दोस्तों सोल्व करोगे, ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर पूरा अगर सोल्व कर दोगे, जैसे कि 15 से 480 को काटोगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 32 आएगा, 32 का गुणा आप 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है,
और 64 में से फिर जो ये हमारा ये 20 है, तो ये 20 क्या है, इसमें से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर 44 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप इस प्रकार से जमा के यहाँ पर लिख सकते थे, यानी कि 44 इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है कि पाई चार्ट तो वैसे आपने देखे ही होंगे, बाकी यहाँ पर इसे लिख कर बताना था कि यानी पाई चार्ट क्या होता है। तो पाई चार्ट का आप इस प्रकार से लिख सकते थे कि टुकड़े के रूप में प्रदर्शित मान को प्रतिशत के रूप में दिखाना, उसका अवलोकन करना, और अवलोकन से उसके क्रय के अनुसार, मतलब कि जो अवलोकन होते हैं वो उनके क्रय के अनुसार यहाँ पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे खर्चों का ब्यौरा, तो फिर स्कूल, जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद वगैरह हम ये दिखाते हैं पाई चार्ट में, है ना, कितना % क्या है। तो इस प्रकार से एक आप यहाँ पर डायग्राम भी बना देते तो आपका बहुत शानदार यहाँ पर 3 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप ये लिख सकते थे और डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों कि एक वृत्तीय घड़ी के मिनट का कांटा 15 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पर उसे 1 घंटे में वृत्तीय बिंदु केंद्र तक पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा। सिंपल सा यहाँ पर आपको दे दिया गया है, देखिए पाई का मान 3.14 दे दिया गया है, तो आपको 2πr का सूत्र लगाकर इसे सोल्व कर सकते थे। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के यहाँ पर भाग देखिए वही है, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक GI टैग वगैरह ये देते हैं, तो यही राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के क्या है, ये भाग है। तो इस प्रकार से भी आप इन्हें यहाँ पर लिख सकते थे। और जो ये नीति है दोस्तों, ये कब आई थी, ये नीति आई थी 2016 में, तो ये भी यहाँ पर आपको मेंशन करना था, यानी कि एक लाइन में तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति आपको बता देना था कब आई है और फिर उसके भाग लिख देना था। नेक्स्ट है कि पारजीवी तंतु क्या होते हैं। तो ये पारजीवी तंतु वही होते हैं जो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते थे, सिंपल ही था। उसके बाद में ऊर्जा प्रबंधन, चुनौतियां और मुद्दे यहाँ पर लिखे। तो दोस्तों ऊर्जा प्रबंधन देश में उपलब्ध ऊर्जा तथा ऊर्जा की मांग के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा प्रबंधन है। अब इसके मुद्दे क्या क्या हैं, तो देखिए जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो गई है ना, तो इसकी चुनौतियां और मुद्दे दोनों एक ही में आ जाते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि, मांग पूर्ति में अंतर, कोयला की समस्या, नीतिगत योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि मल कीचड़ प्रबंधन से क्या आशा है। ठीक है, तो ये जो मल कीचड़ प्रबंधन है ये शहरों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पर क्योंकि जो मल है उसका आपको प्रबंधन अच्छे तरीके से करना होता है। शहरों में मल निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और गड्ढों जैसे जो होती है यहाँ पर व्यवस्था आपको यहाँ पर करना होता है। ठीक है, सेप्टिक टैंक वगैरह ये लगाने होते हैं। अब जैवोपचारण क्या है, तो ये जैवोपचारण के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। इसके बारे में भी आप इस प्रकार से लिख सकते थे कि ऐसी विधि जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके किसी प्रदूषित हो चुके पर्यावरण को प्राकृतिक रूप से उसका मूल स्वरूप प्रदान करना। ठीक है, तो जैसे कच्चे तेल के अपघटन में प्रयोग किए जाते हैं, तो इस प्रकार से आप ये इसका यहाँ पर दे सकते थे जैवोपचारण में। उसके बाद में यहाँ पर वैकुंठ रमन के बारे में आया था। तो दोस्तों देखिए जो भी यहाँ पर वैज्ञानिक दिए गए यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, तो यहाँ पर उनके योगदान से ही आता है। अब यहाँ पर आपको उनका जन्म का सन वगैरह ये कुछ नहीं लिखना था, यहाँ पर डायरेक्ट आप उनका योगदान लिखते, जैसे कि रेडियो खगोलविद थे। उसके बाद में यहाँ पर नीदरलैंड में फाउंडेशन फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के सलाहकार हुए, और जो खगोल भौतिकविद है उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते थे, और भी आपको जो भी याद थे वो आप यहाँ पर बता सकते थे। नेक्स्ट ये दोस्तों कि जैव आवर्धन क्या है, तो जैव आवर्धन के बारे में थीम मार्कर में आप ये लिख सकते थे, जैसे कि जब जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं, तो वो जैव आवर्धन कहलाता है। अब इसमें 2-3 उदाहरण दे सकते थे, जैसे कि DDT या 2,4-D। ठीक है, इस प्रकार के आप यहाँ पर दे सकते थे। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, जो जितने भी ये 3 मार्कर है, ये 3 मार्कर आपको निर्माण आयोग की बुक में यहाँ पर ये सारे मिल जाएंगे। बाकी ये जो आंकड़े से संबंधित जो क्वेश्चन है ये आपको कहाँ मिल जाते हैं, ये आप महावीर की एक बुक आती है उसमें आपको यहाँ पर सारे मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ 6 मार्कर के प्रश्न है, तो 6 मार्कर के 10 प्रश्न आते हैं, आप सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़े से सिंपल ही प्रश्न आते हैं हर बार। तो आप देखोगे कि जो विज्ञान है, विज्ञान में भी यहाँ पर बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि उससे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला है कि बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। इससे पहले रदरफोर्ड का आ चुका था, तो आपको समझ जाना था या तो थॉमसन का आएगा या फिर बोर का परमाणु मॉडल आएगा। तो यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल आ चुका है। और अब अगले नेक्स्ट में आप ध्यान रखोगे, नेक्स्ट में अब आपको थॉमसन का मॉडल आपको तैयार करना है, क्योंकि वो आ सकता है। सोनिक बूम एवं उसका प्रभाव यहाँ पर लिखना था आपको। ठोस से बने 3 घनों जिनके भुजा क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पिघलाकर एक घन बनाकर नए
घन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या है, अब नए सिलेबस में भी आप मैथ्स से नहीं भाग सकते दोस्तों। ठीक है, अगर आप कोई से भी स्टूडेंट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका, तो आपको मैथ्स से यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि एक सेपरेट यूनिट बना दी गई है अब नए मेंस में। अब 2020 का सिलेबस आप देखोगे तो उसमें एक सेपरेट यूनिट है, यानी कि पूरे 30 नंबर की यूनिट है। अगर आप मैथ्स का कोई भी पोर्शन आप छोड़ते हो तो यानी आपको पूरे 30 नंबर जाएंगे, सोच लो। ठीक है, तो आपको मैथ्स से यहाँ पर करना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते मैथ्स से। अब दोस्तों यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी लिखी है, ये भी थोड़ा सा सिंपल था, ये आप आराम से कर दोगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा फिर 6 मार्कर में मैथ्स का प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथ्स आपको करना ही पड़ेगा। और मैथ्स में भी बेसिक चीज़ें आती है, जैसे कि लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रायिकता, इस प्रकार के 4-5 टॉपिक जो होते हैं हर बार उनसे प्रश्न आते हैं। अब ये भी मैथ्स से संबंधित है, तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर सुदूर संवेदन, इसके प्रकार एवं उपयोगिता को समझाइए। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, जैसे कि सूचना संग्राहक को साधनों की मदद से दूरस्थ वस्तु से संबंधित सूचना प्राप्त करना क्या है, सुदूर संवेदन कहलाता है। इसके आप वहाँ पर थोड़े बहुत प्रकार वगैरह बताकर और उनकी उपयोगिता बता सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर जीवाश्म ईंधन, ये भी थोड़ा सिंपल ही था, और इसके नुकसान क्या है ना, ये भी आसानी से बन गया होगा। जलवायु परिवर्तन, इसके कारण निदानात्मक उपाय। ठीक है, पर्यावरण जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद में देखिए मिशन चंद्रयान-2। ठीक है, तो इसका पूरा आपको यहाँ पर बताना था, ये कब प्रक्षेपित किया, और बिल्कुल यहाँ पर आपको फ्रेमिंग के टाइप में बताना था। जैसे कि आपका ये एक पेज हो गया, तो सबसे पहले तो आप यहाँ बीच में हेडिंग डाल देते चंद्रयान-2। ठीक है, इस प्रकार से डाल देते। उसके बाद में इसका प्रारंभ या फिर इसे कब भेजा गया, तो ये उसके आप यहाँ पर डेट लिख सकते थे, 22 जुलाई 2019। उसके बाद में इसमें कौन कौन से थे, विक्रम है ना, तो विक्रम और रोवर्स इस प्रकार के इसमें थे, तो आप लिख सकते थे इसके जो पार्ट है। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब देखिए कल का जो पेपर देखोगे उसमें भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो। अब दोस्तों जो ये बीटी कपास है, बीटी कपास क्या है, ये जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास, कीटनाशक दवाई छिड़कने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का होता है, ये अनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है। ठीक है, तो ये कपास है, यानी ये फसल है, बीटी फसल के बारे में यहाँ पर पूछा गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये 300 शब्दों में लिखना था, 15 मार्कर के यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं। अब देखिए ये जो चार्ट है, हर बार एक चार्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट पीएससी के भी आप देखोगे तो उसमें चार्ट जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये चार्ट आपको सोल्व करना था, और अगर ये एक आध प्रश्न आप छोड़ भी देते तो इतना कोई ज़्यादा वो नहीं रहता। बाकी आप ये नेक्स्ट वाले यहाँ पर कर सकते थे। क्वांटम वर्चस्व क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग पारस्परिक कंप्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे दोस्तों, आपके ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अब देखिए ये पूरा, ये जो क्वेश्चन आप देखोगे, पूरा जो सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है, पूरा पॉइंट से संबंधित ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विज्ञान के तकनीकी एवं सामाजिक आर्थिक विकास में अनुप्रयोग समझाइए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो देखिए ये यहाँ पर ये विज्ञान से संबंधित अंतःस्थावी गणित से आप क्या समझते हो। अभी नया सिलेबस आप देखोगे तो उसमें भी मानव शरीर संरचना जोड़ा गया है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर, यानी कि आप एक चीज़ समझ सकते हो कि एमपीपीएससी अभी सबसे ज़्यादा जोर किस पे दे रहा है, जीव विज्ञान पे। ठीक है, जीव विज्ञान में भी मानव शरीर संरचना, उसके बाद में पोषण आहार है ना, तो इस संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहे हैं। और नेक्स्ट ही है, निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या बाधाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से यहाँ पर बना लिया होगा। अब दोस्तों यहाँ इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब इसका पार्ट बी देखते हैं, इसमें किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये इकोनॉमी से संबंधित पेपर होता है, इसमें भी 15 3 मार्क यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कम साक्षरता दर है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बिहार की है 6.1। ठीक है, 6.8। अब यहाँ पर आप पुरुष और महिला की भी दे सकते थे, तो पुरुष में भी बिहार ही है, और महिला साक्षरता न्यूनतम भी बिहार में ही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GDR से क्या अभिप्राय है। तो ये क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होता है, और एक प्रमाण पत्र होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। और इसी प्रकार के अन्य भी होते हैं, जैसे कि ADR, उसके बाद में IDR। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होते हैं। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन कितने जोरों शोरों पर है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आना लाजमी था। उसके बाद में यहाँ पर MSP का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देना था। क्या, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो सरकार की तरफ से क्या होता है, सरकार की तरफ से किसानों को अनाज, जैसे कि किसानों को अनाज वाले कुछ फसलों के लिए दाम की गारंटी यहाँ पर दी जाती है,
ये आपको ध्यान रखना था। इस प्रकार से आप लिख सकते थे इसका। और जैसे कि हरियाणा वगैरह में यहाँ पर अभी कुछ विवाद चल रहे हैं और अभी वर्तमान में कितना एमएसपी है ये भी आप लिख सकते थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का सबसे अधिक हिस्सा है। देखिए अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो कितने हैं, 3 क्षेत्र हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र जो विनिर्माण संबंधित है, तृतीय क्षेत्र जो सेवा से संबंधित है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि वाला सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अवमूल्यन से संबंधित ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये पूरा लुसेंट से संबंधित क्वेश्चन आया है। लुसेंट में आप लास्ट में शब्दावलियाँ देखोगे तो वहाँ से सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो देखिए किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य या अन्य मुद्रा की तुलना में जानबूझकर उनका रेट कम करना, और ये किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन ये कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रिप्स वाला, अब ट्रिप्स वाला देखोगे, अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहाँ आना था, पार्ट ए में आना था, क्योंकि साइंस और टेक पार्ट ए का भाग था। अब ये इन्होंने यहाँ पर इकोनॉमी में ये क्वेश्चन दे दिया है। बाकी आप इसे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा पेपर एक ही है। तो आप ट्रिप्स का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म लिख देना था, जैसे कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये होता है। और 1996 में दोस्तों ये आया था, और ये WTO तथा WIPO के तहत एक समझौता है, उनके कानून नियमों की एक ये अधिसूचना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। इस प्रकार से आप लिख सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आय में मापने की कितनी विधियां है। तो राष्ट्रीय आय की मापने की विधियां आप यहाँ पर लिख सकते थे, जैसे कि एक हो गई आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, लेखांकन विधि। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। सकल घरेलू उत्पाद में उत्पाद से आपका क्या आशय है, सकल घरेलू उत्पाद से आपका क्या आशय है, यानी कि यहाँ पर ये GDP के बारे में पूछ रहा है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो ये आप लिख सकते थे कि एक वित्तीय वर्ष में देश की कुल घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जो निवासी और गैर निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवा के मूल्य को यहाँ पर इसके सेवा का मूल्य ये क्या होता है, GDP होता है। तो GDP का आपका यहाँ पर फार्मूला भी लिखना था। अब स्टार्टअप इंडिया के बारे में आया था, ये कब प्रारंभ किया गया ये भी आपको यहाँ पर लिखना था दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया के बारे में आपको ये बताना था, जो कि स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 2016 में स्टार्ट हुआ था। ये क्या है, नए विचार, मजबूती, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना और रोजगार की सेवाएं उपलब्ध कराना। तो ये इसका ये लक्ष्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी, अब इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो बेरोजगारी होती है स्पष्ट रूप से बेरोजगारी इसे नहीं कह सकते। आप कृषि में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा रहना, यानी कि घर के एक पूरा परिवार कृषि में लग जाता है, जबकि उनके पास जो बट्टा है यानी कि जो ज़मीन है वो बहुत कम होती है, तो वो सारे उसी में ही लगे रहते हैं। तो वो प्रचंड बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही, और आपको भी पता होगा इसका किस प्रकार से आंसर है, कि यानी ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पर सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक क्या होता है। तो बफर स्टॉक, देखिए बफर स्टॉक समझ में ही आ रहा है कि यानी कि कुछ चीज़ों को क्या है संग्रहित करके रखना, मतलब कि आगे के लिए। ठीक है, आकस्मिक परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा व कीमत स्थिरता के उद्देश्य हेतु सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत गेहूं व चावल का अतिरिक्त भंडारण यहाँ पर करके रख लेना, तो वो होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पूंजी उत्पत्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। सापेक्ष गरीबी क्या है, सापेक्ष गरीबी के बारे में भी आप बता सकते थे। तो ये इसका जैसे कि देश के प्रति व्यक्ति औसत आय से कम आय वर्ग के निर्धन को माना जाता है ना। और इसमें आप 2 चीज़ का उदाहरण दे सकते थे। एक तो लॉरेंज वक्र के द्वारा इसे सापेक्ष गरीबी को परिभाषित किया जाता है, और एक गिनी गुणांक के द्वारा। इन दोनों का अगर आप यहाँ पर चित्र बना देते छोटा छोटा, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर ये उदित योजना क्या है। ठीक है, उदिता योजना क्या है। तो जो ये उदिता योजना क्या है, ये अनकही बीमारियों से जूझ रही गांव की किशोरियों और महिलाओं के बचाव के लिए है। जैसे कि ये इसे 2016 में यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। किशोरी बालिकाओं में माहवारी जागरूकता हेतु, अच्छी गुणवत्ता के सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग के लिए, एनीमिया आदि की जागरूकता के लिए, क्योंकि जो गाँव स्तर पर होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें की क्या है बहुत कम जानकारी होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों आपका जो 2020 का जो नया सिलेबस आया है, तो उसमें भी आपके जो वैज्ञानिक संस्थान वगैरह दिए हैं, तो उससे भी आप सोच लीजिए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे कि ये संस्थान कहाँ स्थित है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना किसने की। तो ये आप तैयार कर लोगे नया सिलेबस जो प्रीलिम्स का है। तो ये दोस्तों इसका जो आंसर आप इस प्रकार लिख सकते थे कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान करना, खोज करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, यहाँ पर
10 क्वेश्चन 6 मार्कर के आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के आप यहाँ पर स्तंभ लिख सकते थे। आत्मनिर्भर भारत के बारे में अपने निबंध भी तैयार करना है, क्योंकि निबंध वाले पेपर में भी आत्मनिर्भर भारत से निबंध यहाँ पर डेफिनेटली आएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की कमी के क्या कारण है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न था, आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में संपोषणीयता की वृद्धि की है। इस संबंध में अपने विचार यहाँ पर लिखिए। और राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बताइए। अब देखिए राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों ये इसलिए भी जरूरी होता है जैसे कि सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके, सरकार में अपव्यय ना हो सके, उसके बाद में यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर राष्ट्रीय लेखांकन जरूरी होता है। अब दोस्तों भारत में गरीबी मापन हेतु तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति से कैसे भिन्न है, इसका भी आप यहाँ पर आंसर लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण ऋण इसके प्रभाव बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक प्रसार प्रभावी क्यों नहीं है, इसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो इकोनॉमी के यहाँ पर थोड़े से सिंपल क्वेश्चन आए थे, यानी कि हर बार जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, औद्योगिक विकास विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एक इंजन होता है, विवेचना कीजिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कृषि विकास में उद्यानिकी की क्या भूमिका है। तो ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इनका आप थोड़ा सा मन से भी आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए वर्ष 2020-21 के प्रथम दो तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। आप सभी को पता है कि जो 2020-21 है तो ये कोरोना काल कहा जाता है इसे। तो कोरोना काल में आपको यहाँ पर इसका वर्णन करना था। ठीक है, और नई नई जो योजनाएं आई थी वो भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसके बारे में। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मुख्य कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। क्या क्या कमजोरियां है ये आपको यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट है कि मुक्त बिजली के रूप में सब्सिडी से भूजल का क्षय हुआ है, तो ये समझाइए। अब देखिए यहाँ पर कोई पूरे 12 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें से कोई भी आप सिंपल वाले 10 कर सकते थे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आए थे। तो यहाँ पर 300 शब्दों में यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं 15-15 मार्क्स के। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका निष्पत्ति का मूल्यांकन कीजिए। या फिर आप ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रकृति के कारणों का यहाँ पर वर्णन कीजिए। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, शहरी क्षेत्र में जैसे प्रचंड बेरोजगारी गांव में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णन करके अलग अलग डिफाइन करके आप अच्छा मतलब कि फ्रेमिंग में आप इसे लिख सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों के उपलब्धियों और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए, ये क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, देखिए मेक इन इंडिया यहाँ पर एक बार और पूछा जा चुका है। आप 2017 या फिर 16 का पेपर देखोगे उसमें भी मेक इन इंडिया यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो इसके तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय कैसे एक उपकरण साबित हो सकता है, अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का ये क्वेश्चन पेपर आया था। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है हम इसे टफ नहीं कह सकते, यानी कि ये टफ किसके लिए हो सकता है। देखिए इकोनॉमी का जो है पूरा सिनॉप्सिस हमने पहुंचा दिए थे, यानी कि आपके 70 से 80 पेज हमने हमारे ग्रुप में पहुंचाए थे। वहाँ पे अगर आप वो इकोनॉमी पढ़ लेते सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं, क्योंकि इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसमें टोटल 12 टॉपिक दिए हैं, तो सिंपल ही थे। तो ये पेपर यानी कि हम इसे डिफिकल्ट नहीं कह सकते और ज़्यादा आसान भी नहीं कर सकते, यानी कि मॉडरेट था ये पेपर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश की है। टाइम यहाँ पर ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी बताने का आपको प्रयास किया है। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के पेपर फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जो पेपर होंगे वो यहाँ पर थोड़े सिंपल वाले पेपर है, जैसे कि जिनमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।